हेलो क्लास 12th बच्चों, हमारा लेसन जो है सामाजिक आंदोलन चल रहा था। तो इसमें कल आप लोगों को हमने दलित आंदोलन और पिछड़ी जाति आंदोलन इसके बारे में आप लोगों को कल बताया था। और अब आज हमारा है टॉपिक उच्च जातियों की प्रतिक्रिया कि उच्च जातियों ने क्या प्रतिक्रियाएं उनकी हैं। तो उच्च जातियों में आप जब दलित और पिछड़े वर्ग जब इन्होंने समाज में अपनी मांगों को बढ़ाया तो उच्च जातियों में जो असंतोष उत्पन्न होने लगा, जो वह महसूस करने लगे, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने समाज में उच्च जाति जो थी अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगी। तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार भी उनको समुचित महत्व जो है सरकार उनको नहीं दे रही थी जब वो अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगी थी। तो फिर यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि उच्च जातियों का ऐसा कौन सा मानक जो है रहेगा जिससे समाज की तथाकथित उच्च जातियों की पहली पीढ़ियों में जो है उनको भी स्थान दिया जाए। तो आधुनिक भारत में की जो वास्तविकता थी उसमें यह था कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उनकी स्थिति जो है वह जनजाति सामाजिक समूह की स्थिति जो है उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया था। और फिर उसके बाद जो है जब उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाने लगा तो जो उच्च जाति के लोग थे उनके सदस्य जो हैं उसमें असंतोष व्यक्त करने लगे और उसके साथ निम्न जातियों के साथ वह उनको तिरस्कृत भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। निम्न जातियों को तिरस्कृत भी करना प्रारंभ कर दिया था। तो फिर दलित जातियां और पिछड़े वर्ग वाली जो जातियां थीं जब उनको आरक्षण मिल गया तो उच्च जाति के लोग जो हैं उनके अंदर उन जातियों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया ये लोग करने लगे कि उनके आर्थिक सुविधाएं, राजनीतिक सुविधाएं, इन सब चीज़ों में इन लोगों ने उनको नीचा दिखाना प्रारंभ किया। तो जब वो उच्च स्तर वाले जो थे जब उनको लाभ मिलने लगा तो उच्च जातियों को जो अधिकार मिलने लगे सरकारी नौकरियों की तुलना में इनको जो है निम्न जाति और आरक्षण की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसमें इनके कुछ अधिकार जो हैं वह दिए गए। इसके लिए आज भी हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके में और उच्च जाति के लोगों में काफ़ी भिन्नताएं जो हैं वह पाई जाती हैं। तो उच्च जाति के लोग जब निम्न जाति के लोगों को तिरस्कृत करते थे आरक्षण को लेकर के इन्होंने कई जगह जो है आंदोलन भी उच्च जाति के लोगों ने भी आंदोलनों को किया था। तो अब हम लोग इसी में आगे देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। हमारा टॉपिक आएगा जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन जो है इसके बारे में पहले तो ये समझा जाए कि जनजाति जो है ये है क्या। तो जनजाति वाले जो लोग थे
तो जनजातियों का जो रहन सहन होता था और ये काफ़ी गरीबी के अंतर्गत आते थे, अभावग्रस्त हुआ करते थे। तो ये जो जनजाति में इनमें क्या था, असंतोष जो था, इसकी भावना इनके अंदर रहती थी। तो जनजातियों के लोग जो थे यह संगठित होकर के समय समय पर विभिन्न मांगों को लेकर के इन्होंने आंदोलन किए। अब जनजातीय आंदोलन क्या है ये आपको बता दें कि जनजातीय आंदोलन जो है, जनजातीय आंदोलन का संबंध किसी जनजाति या उसके भाग में किए जाने वाले सामूहिक प्रयत्नों से नहीं है। इनका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा के आधार पर समुदाय की दशाओं में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता था। आंशिक या पूर्ण परिवर्तन जो है लाना होता था। तो इनमें जो रहता था, जनजातियों में जो है इनकी प्रकृति, जनजाति जो रहते थे ये अपना आंदोलन इन क्षेत्रों के बाहरी समूह में प्रवेश करने के लिए किया करते थे। और समय समय पर ये जनजाति के लोग जो थे यह अपने गरीबी और अभावग्रस्त जो जीवन व्यतीत करते थे उसके लिए ये समय समय पर आंदोलनों को किया करते थे। तो जनजातीय आंदोलन को लेकर अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय सरकारी नीतियाँ अपनाई जाती थीं। उनका उद्देश्य जो रहता था वह जनजातियों को अलग रख करके ये लोग किया करते थे। अंग्रेज़ों के शासन में जो था, जनजाति क्षेत्र जो थे वह निषिद्ध क्षेत्र माने जाते थे और यह घोषित कर दिया जाता था कि इन क्षेत्रों में आने जाने का अधिकार ईसाई प्रचारकों को केवल था। जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे केवल उन्हीं लोगों को आने जाने का अधिकार मिला हुआ था। और उसके बाद अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थीं वह किसी न किसी रूप में जनजातीय समाज को प्रभावित भी करती थी। तो इन नीतियों के विरुद्ध जो था जनजातीय संघर्ष जो है वह होता था। तो अंग्रेजी नीतियाँ ये जो हैं अधिक समय तक जनजाति के जो बाहरी लोग थे उनको अलग रखती थी। और जब बाहरी लोगों को ये अलग रखा करती थी, उनके क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया करता था, तो इनके सांस्कृतिक मूल्यों को जो है अलग रखने का प्रयास भी किया जाता था। अलग रखने का जब प्रयास भी इनको किया जाता था तो जनजाति जो हैं ये काफ़ी इनके अंदर आक्रोश पैदा होता था और यह क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के को रहते थे, जो खनिज पदार्थ जो हुआते थे उसके परिणाम से बाहरी लोग इन क्षेत्रों में आकर्षित होते थे और उन्हें जनजातीय लोगों का शोषण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनको कम वेतन पे काम करवाना, अधिक काम करवाना, ये सब इन लोगों ने प्रारंभ किया था। तो जनजातियों ने क्या किया, इसका विरोध तो नहीं किया लेकिन उन्होंने अंदर ही एक इस तरह का प्रदेश जो है उसकी स्थापना धीरे धीरे उन लोगों ने की कि उसमें अंग्रेज़ों ने उनके कृषि कार्यों पर रोक लगा दी थी, वन संपदा जनजाति ने उन पर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये लोग संगठित होकर अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार हुए। तो अंग्रेजी शासन में अनेक जनजातियां जो थीं वह संघर्ष एवं आंदोलन के लिए विकसित हो गई थीं। तो जब ये अनेक जातीय आंदोलन के लिए विकसित हो गई तो भारत में जो जनजातीय आंदोलन का प्रारंभ था वह अंग्रेजी शासन काल से ही प्रारंभ
हो गया था और आंदोलन में मुख्य रूप से धार्मिक पुनरुत्थान को लेकर के राजनीतिक आंदोलन का धीरे धीरे इसने रूप ग्रहण कर लिया था। 1857 में जो आंदोलन हुआ था वह जनजातियों में अपनी असमानता एवं स्वतंत्रता की बचाव के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। और भारत में इनका प्रमुख जो था जनजातीय आंदोलनों में संथाल आंदोलन, भील आंदोलन, रामोसी विद्रोह, नागा संघर्ष, कोडा डोरा संघर्ष, रंपा संघर्ष, मुंडा संघर्ष, उरांव विद्रोह, कोल संघर्ष, खासी आंदोलन, संभलपुर विद्रोह, अहोम संघर्ष, झारखंड आंदोलन, चिपको आंदोलन, संथाल एकता आंदोलन, छोटा नागपुर में महाती कुर्मी महासभा आंदोलन और समाज आंदोलन, दक्षिणी गुजरात में स्वतंत्रता एवं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये सब आंदोलन इनके प्रमुख आंदोलन थे। लेकिन भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण जो था, भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण जो था वह गैर सरकारी तौर पर जनजाति लोगों का आर्थिक शोषण था। तो इन्होंने जो प्राकृतिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण जब हो गया तो सरकारी संस्थाएं इन साधनों का उपयोग जनजातीय समुदायों के विकास के लिए जो है उनके विकास के लिए किया गया। तो जितना व्यक्ति को व्यावसायिक लाभ जो मिलता था उसमें जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब उनमें कोई सुधार नहीं होता, उनके अंदर भुखमरी, गरीबी, ये इसका सामना उनको नियंत्रण करना पड़ता था। निरंतर जो है इसका सामना वो लोग गरीबी और भुखमरी का करते थे। और उसी के साथ साथ व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार, ये सब भी जो हैं इनको बाहर के क्षेत्रों में जाकर के ये लोग बसे और वहाँ जनजाति जो थी वो क्या हुआ, ये लोग निरक्षर भी थे और जो पिछड़ेपन का इनके अंदर इनका जो पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा था तो उससे इनका आर्थिक शोषण तो करते ही थे, उसके साथ जनजातीय लोगों को के अंदर धीरे धीरे असंतोष की भावना भी पनपने लगी और इनके अंदर आंदोलन की आग जो है वह भड़क गई। अब हमारा टॉपिक है जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण। जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण, तो इसमें जो है उमा शंकर मिश्र एवं प्रभात कुमार तिवारी, इन्होंने आदिवासी आंदोलनों की विवेचना करते हुए इस बात पर बल दिया कि अधिकांश आंदोलन किसी एक लक्ष्य के लिए या किसी एक कारण के लिए नहीं होते थे। प्रत्येक आंदोलन की पृष्ठभूमि में जनजातीय असंतोष का एक सामान्य व्यवस्था हुआ करती थी और उनके अंदर जो असंतोष और आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कारणों का जो परिणाम मिलता था, उस परिणाम से जनजातीय आंदोलनों की दृष्टि जो थी वह लोग नहीं देख पाते थे। तो भारत में क्या था कि जनजातीय आंदोलन जो था वो देश में विद्यमान था, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के इनमें परिणाम मिलते थे और इन्होंने आदिवासी आंदोलनों के कारण
सामने रह करके इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जनजातीय आंदोलनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो उसमें पहला था मसीही आंदोलन। तो मसीही आंदोलन जो था यह जनजातियों के बाहरी जगत से संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता था, जिसमें मानसिक द्वंद्व एवं नैतिक पतन की परिस्थितियों का ये परिणाम होता था और इनके द्वारा अपने परंपरागत जीवन को पुनः आकर्षित होते हुए इनमें सांस्कृतिक तत्वों में अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। तो जो ऐसे मसीही आंदोलन जो थे, तो ऐसे आंदोलन का जो प्रमुख कारण था, इसका प्रमुख कारण संस्कृति एवं आर्थिक असंतोष था। लेकिन इसमें कुछ आंदोलन जो थे वह धार्मिक आधार पर भी हुआ करते थे। जो धार्मिक आधार पर हुआ करते थे तो नेताओं की प्रेरणा, जैसे ईसाई धर्म अथवा हिंदू धर्म में जो निहित थे, तो ऐसे में नेता क्या करते थे, अपना धार्मिक आधार पर जो है इन आंदोलनों को प्रेरणा देते थे और इनमें एक अलौकिक शक्ति से प्रभावित जनजाति कल्याण के लिए ये कहा जाता था कि मसीहा के रूप में अपने को प्रस्तुत करते थे। तो जो मसीहा के रूप में अपने को प्रस्तुत करते थे, तो इसीलिए इस आंदोलन को मसीही आंदोलन कहा जाता था। तो इस आंदोलन में ईसाई लोगों का ज़्यादा योग रहा करता था, क्योंकि वो जो दलित जाति के या पिछड़ी जाति के लोग होते थे, उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाते थे और उनसे ये कहते थे कि मसीहा के, अपने आप को मसीहा बताते थे। तो इसलिए इसको मसीही आंदोलन का नाम दिया गया। और अब दूसरा है आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन। आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन जो है, इसका कारण जो था आदिवासियों का आर्थिक शोषण। जब आदिवासियों का आर्थिक शोषण होता था तो अंग्रेजी सरकार जो थी वह क्या करती थी कि जो जमींदार लोग हुआ करते थे, तो उन्हें जंगलों के ठेकेदार, साहूकार, भूमि, और जो इसमें भी क्या होता था कि जो लालची हिंदू किसान हुआ करते थे, वह छोटी सरकारी कर्मचारी आदिवासियों शोषण का इनको प्रमुख स्रोत माना जाता था। तो इनके शोषण का जो परिणाम होता था, उसमें कहीं न कहीं आदिवासियों की आर्थिक स्थिति जो थी वो क्या थी, दयनीय होती जा रही थी। तो उनके सामने विद्रोह करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचता था, कि विद्रोह करने के अलावा और कोई रास्ता बचा हो। तो ऐसे में एक उदाहरण था कि आंध्र प्रदेश में सन 1802 और 1803 में जो मध्य गोदावरी से पूर्व में बसने वाले आदिवासी जो थे, उन्हें राम भूपति के नेतृत्व में रंपा फितूरी नामक विद्रोह जो है वह जनजाति आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में मुंडा तथा संथाल जनजातियों में आंदोलन इसी प्रकार का था, जहाँ पर आर्थिक शोषण जो है वो रहा है। तो इसलिए इसे आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन कहा जाता है। और तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है वह स्वतंत्र प्रकृति के होते थे लोग। इसमें
उन्हें कभी भी अपने जीवन में बाहरी लोगों का या राजनीतिकों का हस्तक्षेप नहीं होने देते थे। इसमें जो उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश के आदिवासी जो थे, आदिवासियों में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा तो थी, तो उस घृणा का परिणाम क्या था उसको देखा गया। सन 1828 में यह प्रारंभ हुआ था आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन, और इसमें राजनीतिक जो था इसका बहुत बड़ा हाथ था। और सन 1829 में जो खासी पहाड़ियों में अंग्रेज़ों के प्रशासन का विद्रोह हुआ था, तो वहाँ 1830 में पूरे असम में आदिवासी आंदोलन का प्रारंभ जो है वह खासी तथा गारो जनजाति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बाहरी हस्तक्षेपों का परिणाम था। फिर चौथा है हमारा विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। तो ये जो विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन था, इसमें कुछ आदिवासी जो थे वह विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन में थे, जिन्हें नक्सलवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, जो विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर के जो कुछ तत्व ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र आदिवासी क्षेत्रों को बना दिया, और ये सीधे साधे हुए करते थे, तो वहाँ पर जमींदारों के विरुद्ध भड़काकर आंदोलन के लिए उकसाया करते थे। तो ये 1968 और 70 ईस्वी के मध्य चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल के नेतृत्व में दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी स्थान पर हुआ। तो ये जनजातीय आंदोलन जो है इसका मेन उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है। इसमें जो है V.K. राय बर्मन ने भी जनजातीय आंदोलनों का प्रारंभ जो है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना एवं जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश के बाद जो हुआ, तो इस आंदोलन की जो भिन्न पृष्ठभूमि रही उसके कारण इन्होंने जनजातीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि के आधार पर कुछ श्रेणियों में इसे बांटा है। तो इसे इन्होंने B.K. राय बर्मन ने इसे 8 श्रेणियों में बांटा है। तो इस 8 श्रेणियाँ कौन सी हैं? पहला पॉइंट है इसमें, प्राकृतिक आवाज़ को गोपनीयता भंग होने के डर से उपजे आंदोलन। प्राकृतिक आवाज़ की गोपनीयता भंग होने के डर से उपजे आंदोलन। और दूसरा था प्राकृतिक साधनों पर जनजाति का अपना नियंत्रण समाप्त होने के भय से उपजे आंदोलन। और तीसरा था संपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया के ढांचे में जनजातियों के परंपरागत परिस्थिति व भूमिका को ठेस पहुंचाने के डर से उत्पन्न आंदोलन। और चौथा, अपने समाज तथा सरकार के बीच संबंधों के नए अर्थ को ढूंढने से संबंधित आंदोलन। और पांचवा, व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंधों के नए अर्थ को ढूंढने से संबंधित आंदोलन। और छठा, अपने समाज या समुदाय की अलग पहचान बनाए रखने के प्रयासों से संबंधित आंदोलन।
और 7वां, अपने क्षेत्र के साधनों पर अपने समुदाय के नियंत्रण को बनाए रखने से संबंधित आंदोलन। 8वां और इसका लास्ट, क्योंकि 8 ही पॉइंट में उन्होंने बांटा था इसे। 8वां है प्रत्येक स्तर पर अपने समुदाय के लिए अधिकाधिक सत्ता, जिसमें राजनीतिक सत्ता को भी शामिल किया गया है, या स्वायत्तता प्राप्त करने से संबंधित आंदोलन। तो यह आंदोलन जब होते थे तो ये 8 पॉइंट से इसकी पृष्ठभूमि जो है वह तैयार की जाती थी। और अब जो है जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख कारण। जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख कारण क्या थे जिनकी वजह से जनजातीय आंदोलन हुआ करता था? तो इसमें भी कुछ हेडिंग्स हैं जिनके अंतर्गत जनजातीय आंदोलन होता था। तो पहला हेडिंग है सभ्य समाजों से संपर्क। सभ्य समाजों से संपर्क जो है यह इसका प्रमुख कारण हुआ करता था। तो जो जनजाति लोग रहते थे वो सभ्य समाजों से संपर्क जो है उनका होना चाहिए था। तो ऐसे में संपर्कों ने उन्हें क्या किया, प्रगतिशील लोगों के जीवन प्रतिमानों से परिचित करवाया और उनमें उनके अधिकारपूर्ण जीवन के बारे में जागरूकता उत्पन्न की। तो जब उनके अधिकारपूर्ण जीवन के बारे में जागरूकता उत्पन्न की तो इसका क्या परिणाम हुआ कि जनजाति लोगों ने अपने समाज में व्याप्त कमियों का अनुभव किया और उन कमियों को दूर करने की दिशा में इन्होंने एक संगठित प्रयास करना उचित समझा। तो जब संगठित प्रयास के महत्व को इन्होंने समझा तो जनजाति लोग भी अन्य सभी समाजों के लोगों की भांति धीरे धीरे संगठित होने लगे। और जब वो संगठित होने लगे तो उन्होंने तब एक आंदोलन को इन्होंने जन्म दिया। तो ये था सभ्य समाजों से संपर्क। सभ्य समाजों के संपर्क में जब ये जाने लगे तो इनके अंदर जो अपनी कमियां थीं उसको उन्होंने समझना जो है उसके महत्व को जानना शुरू किया और इसके लिए धीरे धीरे ये लोग इकट्ठे होने लगे। और जब इकट्ठे होने लगे तो उसी संगठन ने आंदोलन जो है वह उत्पन्न किया। फिर दूसरा है अंग्रेजी मिशनरियों से संपर्क। अंग्रेज मिशनरियों से संपर्क जो है, ये जो भारत के जनजाति लोग थे वह सभ्य समाजों के संपर्क से तो जुड़े और उसके साथ अंग्रेज मिशनरी भी उसमें सम्मिलित थी। तो इन्होंने अंग्रेज मिशनरियों या पादरियों ने, जो पादरी जो हैं वो ईसाई धर्म में जो चर्च के मालिक होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिर में पुजारी लोग हुआ करते हैं, तो ये पादरियों के प्रचार में ये लोग लग गए, ईसाई धर्म के प्रचार में। तो जब ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हैं तो ये जनजाति जो थी ये क्या थी, अनपढ़ और असभ्य तो थी ही, और भी जब उनके यहाँ इन्हें कुछ सुविधाएं मिलने लगी, उन्होंने प्रलोभन दिया, तो उस प्रलोभन से इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म को जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो जो मिशनरियाँ और पादरी थे उनका अपना जो उद्देश्य था
तो उस उद्देश्य में जनजाति क्षेत्र लोगों को विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की सेवा कार्यों का आयोजन दिया गया। कुछ इन लोगों को फ्री दवाइयाँ दी गईं, अस्पताल खोले गए, स्कूलों की स्थापना की गई और इन्हें पढ़ने लिखने की सामग्रियाँ दी जाने लगीं। तो ईसाई धर्म के गुणों का जब इन्होंने प्रचार किया तो उस प्रचार से ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार भी किया और इनके अंदर शिक्षा का विस्तार हुआ। जब शिक्षा का विस्तार हुआ तो इनके अंदर एक जन जागृति उन्होंने पैदा कर दी। जब जन जागृति उन्होंने पैदा की तो उसने क्या की, तो उस जन जागृति जो है उसी से आंदोलन को एक वास्तविक आधार मिल गया करने के लिए। इनको जब इनको एक वास्तविक आधार मिल गया करने के लिए तो इसलिए इसको इन्होंने अंग्रेज मिशनरियों से संपर्क ये नाम दिया। और अब तीसरा है हमारा नवीन शासन व्यवस्था। नवीन शासन व्यवस्था जो है यह ब्रिटिश शासनकाल से जो पहले ब्रिटिश शासनकाल से पहले जो भारतीय जनजाति जो थी वह स्थानीय स्वशासन तो उनका था ही, और इसमें जो है जब इसका सर्वे किया गया तो उसमें इनकी अपनी प्रथा परंपरा के अनुसार इनका शासन प्रबंध जो है वह चलता था। तो उन पर किसी भी बाहरी शासक का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं होता था। उनका स्वयं का अपना जो था शासन चला करता था। लेकिन ब्रिटिश शासन जब स्थापित होने के बाद क्या हुआ, उनको एक स्थानीय स्वामित्व समाप्त होने लगा उनका, और इन्हें सरकारी कानूनों औपचारिकताओं ने चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से ये घिर गए तो इनका जो स्वाभाविक रूप था वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से पलने वाले जो जनजाति लोग थे, जो इन पर बाहरी नियंत्रण व कानून के फंदे में ये फंसे हुए थे, तो इन्हें एक अजीब तरह के घुटन जो है वह महसूस होने लगी। तो जब वो घुटन बेचैनी इनको महसूस होने लगी तो इन्होंने जनजाति आंदोलन को जन्म दिया, और जिसके कारण आज अनेक जनजाति आंदोलन केंद्र और राज्य सरकारों के कानून के फंदों से बाहर निकलने का इन्होंने प्रयास किया। और अब चौथा है आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण जो है यह भारत में जनजाति आंदोलन का प्रमुख कारण है। सरकार और गैर सरकारी तौर पर जनजातीय लोगों का आर्थिक शोषण तो होता है, और सरकारी नियंत्रण भी है। जो सरकारी संस्थाएं इन साधनों का भरपूर उपयोग जनजातीय समुदाय के विकास के लिए नहीं करते हैं, तो ये लोग उसका लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता है। उन्हें गरीबी, भूखमरी इसका निरंतर सामना करना पड़ता है, और इसके साथ अनेक व्यापार, साहूकार, ठेकेदार ये लोग भी जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के बस जाते हैं और उनको निरक्षर, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके आर्थिक शोषण करते रहते हैं, जिसके कारण जनजातीय लोगों में धीरे धीरे असंतोष की भावना पनपने लगती है। और जब असंतोष की भावना उनके अंदर आने लगती है तो वही आंदोलन का रूप ले लेती है।
और अब अगला है इसमें दोषपूर्ण वन नीति। दोषपूर्ण वन नीति जो है ये केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा गलत व दोषपूर्ण वन नीति लागू करना भी जनजातीय आंदोलन का कारण है। जो आर्थिक शोषण का है वही स्वरूप जो है तब भी प्रकट होता है। जो असंख्य भारतीय जनजातियां जो हैं, असंख्य भारतीय जनजातियां जो हैं, इनमें जंगलों या जंगलों के आसपास ये लोग निवास करती हैं और वन संपदा ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका महत्व न केवल आर्थिक है बल्कि भावात्मक भी है, क्योंकि जनजातीय लोग अपने क्षेत्र के प्रत्येक पेड़ पौधे पशु पक्षी को पहचानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और अनेक पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। तो ये सरकारी वन नीति के वन संपदा पर जनजातीय लोगों का एकाधिकार को जब इन्होंने एकदम समाप्त कर दिया और उन्हें हर पग सरकारी कानूनों के दांव पेचों का मोहताज बना दिया, तो प्राकृतिक अधिकारों से जब ये वंचित हो गए तो इन जनजातीय लोगों में क्या हुआ, विद्रोह उत्पन्न हुआ। विद्रोह की एक आग भड़की और वे आंदोलन का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। और अब छठवां जो है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण भी जनजातीय आंदोलन का कारण मानी जाती है। जनजातियों का संपर्क एक ओर तो हिंदू संस्कृति से हुआ और दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति से। तो ये दोनों संस्कृतियों के जो विरोधी धाराएं, जब किसी जनजाति के लोग को कुछ हिंदू संस्कृति को अपनाते हैं और कुछ पाश्चात्य संस्कृति को, तो इन दोनों पार्टों के बीच में जनजातीय जीवन का जो स्वाभाविक स्वरूप था वह किसी भी तरफ नहीं हो पा रहा था, असमंजस में हो जा रहा था। तो उनके सम्मुख जो था अनुकूलन की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और ये समस्याएं जो थीं यही जनजातीय आंदोलन को जन्म देती गई। फिर अगला है हमारा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन का जो है ये भी जनजातीय समाजों में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया ने भी जनजातीय आंदोलन को बढ़ावा दिया और वह इस रूप में कि धर्म परिवर्तित में उनके जो मूल स्वरूप और अस्तित्व के लिए खरा उतर रहा था, तो जनजातीय लोगों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर या तो हिंदू धर्म को अपनाया या ईसाई धर्म को। तो इस धर्म परिवर्तन का जो इनका उद्देश्य जो था वह आर्थिक सामाजिक शोषण से मुक्ति पाना था। तो जब इसमें दोहरी वफादारियों की समस्या उत्पन्न हो गई तो ये न तो पूरी तरह से अपने आप को मूल धर्म को इन्होंने क्या किया, त्यागा, और न ही ये पूरी तरह से दूसरे धर्म को अपना पाए और न हिंदू रहे और न ईसाई ही बन पाए। तो इनके सामने यह विकट सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति जब उद्भव हुआ इसका, तो वे फिर अपने मूल धर्म व संस्कृति को पाने के लिए फिर ये लोग व्याकुल हो उठे। तो इनके अंदर फिर ये भावना आई कि हम अपनी मूल धर्म संस्कृति को पालें। तो इसमें इन्होंने अपने धर्म व संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए इन्होंने आंदोलनों का सूत्रपात किया।
तो ये जो था जनजातीय आंदोलनों का प्रमुख कारण। तो इस प्रमुख कारण में आप लोगों को जनजाति के प्रमुख कारण में ये 7 कारण बताए गए हैं। पहला, सभ्य समाजों से संपर्क। दूसरा, अंग्रेज मिशनरियों से संपर्क। तीसरा, नवीन शासन व्यवस्था। चौथा, आर्थिक शोषण। पांचवा, दोषपूर्ण वन नीति। वन नीति। फिर छठवां, संस्कृतिकरण। और फिर सातवां है धर्म परिवर्तन। तो ये आप लोगों को जनजातीय आंदोलनों के जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में आपको बता दिए ये 8 पॉइंट। सभ्य समाजों से संपर्क, अंग्रेज मिशनरियों से संपर्क, नवीन शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण, दोषपूर्ण वन नीति, संस्कृतिकरण और धर्म परिवर्तन। फिर उससे पहले का हमारा टॉपिक था जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण। जनजातीय आंदोलनों के वर्गीकरण में भी इनको 4 भागों में बांटा गया था। जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण जो था इसके 4 भाग थे। पहला था मसीही आंदोलन। फिर दूसरा था आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन। और तीसरा था स्वतंत्रता आंदोलन। और चौथा था विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। पहला मसीही आंदोलन, दूसरा आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन, तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन और चौथा विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। तो ये विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन में जो था वीके राय बर्मन ने इसको जो है इसकी 8 श्रेणियां बनाई थी। तो वो 8 श्रेणियों में आपको बताया था। पहला, प्राकृतिक आवाज़ की गोपनीयता भंग होने के डर से उपजे आंदोलन। और दूसरा था प्राकृतिक साधनों पर जनजातियों का अपना नियंत्रण समाप्त होने के भय से उपजे आंदोलन। और तीसरा था संपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया के ढांचे से जनजाति की परंपरागत परिस्थिति व भूमिका को ठेस पहुंचाने के डर से उत्पन्न आंदोलन। और चौथा था अपने समाज तथा सरकार के बीच संबंधों के नए अर्थ को ढूंढने से संबंधित आंदोलन। और पांचवा था व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंधों के नए अर्थ को ढूंढने से संबंधित आंदोलन। और छठा था अपने समाज या समुदाय की अलग पहचान बनाए रखने के प्रयासों से संबंधित आंदोलन। और सातवां था अपने क्षेत्र के साधनों पर अपने समुदाय के नियंत्रण को बनाए रखने से संबंधित आंदोलन। और आठवां था प्रत्येक स्तर पर अपने समुदाय के लिए अधिकाधिक सत्ता, जिसमें राजनीतिक सत्ता भी सम्मिलित है, या स्वायत्त प्राप्त करने से संबंधित आंदोलन।
अब आज के लिए हम लोगों का इतना ही है, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा महिलाओं का आंदोलन। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ बच्चों। धन्यवाद।